At this stage, it would be premature to say that some papers are indeed missing. Let me assure this august South that the government has nothing to hide. कोयला घोटाले की गुम फाइलों पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बयान के बावजूद भी विपक्ष का हंगामा थमा नहीं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बीच में इस दौरान खूब नोकझोंक भी हो गई। इससे पहले विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी फटकार सरकार को लगी है, उन्होंने 2 टिप्पणियां की। एक तो ये कहा कि अगर फाइलें गायब हो गई तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, और दूसरी टिप्पणी तो उससे भी भयंकर थी। उन्होंने कहा ये फाइलें गायब हुई हैं या ये कवर अप ऑपरेशन है। गुजरात के चर्चित तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में एक स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा है। आरोप है कि प्रजापति की मां से बीजेपी के नेताओं के कहने पर सादे वकालतनामे पर दस्तखत लिए गए। प्रजापति सोहराबुद्दीन का सहयोगी था और बाद में उसका भी एनकाउंटर हो गया था। स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी के एक नेता भूपेंद्र यादव दिख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि साजिश में बीजेपी नेता भूपेंद्र के अलावा प्रकाश जावड़ेकर और रामलाल भी शामिल थे। प्रकाश जावड़ेकर जी ये कहते हैं कि मोदी से बात हो गई है और उन्होंने कहा कि जो भी सेटलमेंट है, जो बात करनी है, अमित शाह से की जाए। प्रजापति एनकाउंटर केस पर स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को बीजेपी ने कांग्रेस की साजिश कहा। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सीडी को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस राजनीति कर रही है। नरेंद्र मोदी और गुजरात की राज्यपाल में एक बार फिर ठन गई है। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने लोकायुक्त आयोग बिल सरकार को बगैर मंजूरी के लौटा दिया है। इसी साल अप्रैल में विधानसभा से पास कर बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था। दरअसल बिल में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की नियुक्ति का सारा अधिकार दिया गया है। बताया जाता है कि इसी पर राज्यपाल को आपत्ति है और उन्होंने इस मंजूरी किए बगैर ही राज्य सरकार को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है। गुजरात लोकायुक्त बिल विवाद पर बीजेपी ने कहा है कि राज्यपाल कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रही है। समस्या खड़े करने के लिए राज्यपाल व्यवस्था को सरकार दुरुपयोग कर रहे हैं, हमेशा ही हमारा आरोप है। अभी गवर्नर कांग्रेस पार्टी का पहले कार्यकर्ता था, अभी भी वो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे, इसलिए इसमें कोई नया बात नहीं है। मगर अभी वापस भेजो तो दोबारा वापस भेजेंगे, बाद में उनको स्वीकार करना पड़ेगा। पूरे बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि ये बीजेपी का दोहरा मापदंड है। माननीय गवर्नर साहब ने कुछ किया होगा तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। केंद्र सरकार पे तो हर सख्ती लागू हो, हर चीज लागू हो, प्रधानमंत्री हर दायरे में आए और मुख्यमंत्री पे सब कुछ मुख्यमंत्री पे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री चाहे मतलब जो मन में आए सो करिए। इस मामले में जेडीयू ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि लोकपाल बिल पर बड़ी बड़ी बातें कहने वाली बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। यहाँ बड़ी बड़ी तकरीरें दोनों सदनों में नेता कर रहे थे, लोकपाल पास हो, लोकपाल पास हो, जाके धरने पे बैठ रहे थे, नैतिक समर्थन दे रहे थे। अब वो खुद ही लोकपाल के मामले को उलझा के रखना चाहते हैं। वहां पर नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। सोमवार को जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद उनके वकील ने बेल की अर्जी लगाई थी। जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम की पहली रात बेहद बेचैनी में गुजरी। जेल की बैरक में वो रात 12:30 बजे तक जागते ही रहे। बैरक में घूम घूमकर वो माला भी जपते देखे गए। बेचैनी इस कदर थी कि वो देर रात सोए और सुबह 4 बजे ही उठ गए। सुबह उठने के बाद भी आसाराम बेचैन नजर आए और सुबह फिर से माला जपने लगे। करीब 7 बजे उन्हें नाश्ते में जेल प्रशासन की तरफ से गुड़ चना दिया गया, लेकिन आसाराम ने इसे खाने से इनकार कर दिया। जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम को जेल के डिस्पेंसरी के पास वाले बैरक में रखा गया है। यहां उन्हें जेल के सुपरिटेंडेंट ने जेल के कायदे कानून समझाए। रात का खाना उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट राकेश मोहन शर्मा के सामने ही खाया। आसाराम को जेल में योग साधना करने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही उनकी सेहत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उनके लिए खास डाइट चार्ट भी तैयार किया है। इसी डाइट चार्ट के मुताबिक उन्हें जेल में खाना दिया जाएगा। उधर जोधपुर पुलिस अब आसाराम की चली शिल्पी की खोज में जुट गई है। मामले की तीसरी आरोपी शिल्पी अभी भी गायब है। जोधपुर पुलिस का मानना है कि अगर शिल्पी मिल गई तो इस मामले के राज से पर्दा उठ सकेगा।
आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल की फरार वार्डन शिल्पी की गिरफ्तारी को लेकर जोधपुर पुलिस ने एक नई टीम बनाई है। शिल्पी से पूछताछ एक बार कर चुकी है पुलिस और उसे 29 अगस्त को जोधपुर पुलिस ने बुलाया भी था, लेकिन वो फरार हो गई। आसाराम मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन आरोपों को गलत बताया है कि इस मामले में किसी भी तरह का पक्षपात किया गया। अशोक गहलोत ने कहा कि ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला देता है। कानून अपना काम करेगा और सरकार का हस्तक्षेप जब खुद मीडिया कहता है कि सीबीआई में हस्तक्षेप हो रहा है या जांच में हस्तक्षेप हो रहा है, एक तो मीडिया हमें ही कहता है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं है, पुलिस अपना काम करे और तफ्तीश में अगर दोषी पाए जाए तो कड़ी से कड़ी सजा मिले। आसाराम पर एक और आफत आ गई है। गुजरात सरकार ने आसाराम के सभी आश्रमों का ब्यौरा मांगा है। राज्य के सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि वो आसाराम की संपत्ति को लेकर जानकारी दें। योग गुरु बाबा रामदेव आसाराम पर खुलकर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। हालांकि उन्होंने नसीहत दी कि संतों को महिलाओं और बच्चियों के साथ एकांत में मिलने से बचना चाहिए। अब इसमें पुलिस की जांच चल रही है कि माँ हो, बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने आसाराम का खुलकर बचाव किया है। आदित्यनाथ ने आसाराम को बेकसूर कहा और इसे साथ ही संतों के खिलाफ साजिश भी बताया। संतों की सक्रियता को लोग पचा नहीं पाते हैं, संतों को बदनाम करने के लिए सारी चेष्टाएं करते हैं। जम्मू में आसाराम समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर उतर आए और ट्रेन रोककर जमकर नारेबाजी की। ट्रेन रुकने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इलाहाबाद में आसाराम के समर्थकों ने धरना और उपवास शुरू कर दिया है। आसाराम के समर्थक उन्हें जेल भेजे जाने से नाराज हैं। समर्थकों का कहना है कि आसाराम को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती मामले पर सुनवाई के दौरान एक बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी पर दिखाया जा रहा है कि एक आरोपी की सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले लगे हैं, जिसे देखकर हैरत होती है। माना जा रहा है कि ये टिप्पणी आसाराम के लिए की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस शख्स ने इतना जघन्य अपराध किया हो उसको ऐसी सुरक्षा दिए जाने से हैरानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म गुरुओं पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि कई लोग धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों को सम्मोहित भी कर लेते हैं। 2G घोटाले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। जज ने साफ कह दिया है कि केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या फिर 2G स्पेशल कोर्ट में ही होगी। आरोपियों ने किसी भी कोर्ट में मामले की सुनवाई की अर्जी लगाई थी। अब ये जरूरी नहीं होगा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त या फिर राज्यों के सूचना आयुक्त रिटायर्ड या मौजूदा जज ही हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को वापस ले लिया है, जिसमें सूचना आयुक्तों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। गाजियाबाद के कौशाम्बी में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने आनंद विहार के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस जाम के चलते दिल्ली नोएडा रूट पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और लोग घंटों परेशान होते रहे। पानी की किल्लत से जूझ रही महिलाएं बीच सड़क पर धरना देकर बैठ गईं। मौके पर पहुंची पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, जिसके चलते दिल्ली नोएडा गाजियाबाद रूट पूरी तरह से ठप हो गया। दरअसल कौशाम्बी में दिल्ली पुलिस की तरफ से अलॉट अपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस के जवानों के परिवार रहते हैं। कई दिनों से ये लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इसी से गुस्साए लोगों ने जाम लगाया और मांग की कि जब तक कमिश्नर खुद आकर उनकी मांग नहीं सुनते वो जाम नहीं हटाएंगे। मुंबई में कई इलाकों में पानी सप्लाई ठप होने से हाहाकार मचा हुआ है। पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। घरों में लोगों के खाली पड़े बर्तनों का ढेर तस्वीरों में देखा जा सकता है। दरअसल पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 50% पानी की कटौती की गई है। पानी की कटौती का असर माया नगरी के ज्यादातर हिस्सों में देखा जा सकता है। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के केरन सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर से जोरदार फायरिंग की। यहां भारतीय सैनिकों की पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आज भी रुपए में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 66 रुपए 50 पैसे के आंकड़े पर है। हालांकि अगस्त के मुकाबले इस महीने रुपए में थोड़ी मजबूती देखी जा रही है। रुपए में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बाजार से राहत की खबर भी है। सेंसेक्स में एक बार फिर से 121 अंकों के उछाल के साथ बाजार खुले। सेंसेक्स 19,000 के आंकड़े को छूकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी उछाल दर्ज किया गया है।
हवाई उड़ानें अब और महंगी हो सकती हैं। रुपए में हुई गिरावट और हवाई ईंधन की बढ़ी कीमत के चलते एयरलाइंस कंपनियां टिकट की कीमतें बढ़ाने वाली हैं। जेट एयरवेज ने किराए में बढ़ोतरी शुरू भी कर दी है। विवादित भाषण देने के मामले में चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक अगर राहुल गांधी लिखित माफी मांगते हैं तो याचिकाकर्ता केस वापस ले सकता है, नहीं तो राहुल गांधी को 19 सितंबर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। दरअसल ये मामला 2011 में विवादित भाषण देने को लेकर है। याचिकाकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने भाषण में यूपी बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर भीख मांगने वाला बताया था। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर केस दर्ज करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की शरण ली है। सरकारी फंड का पार्टी के प्रचार के लिए दुरुपयोग करने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीएम पर एफआईआर करने के आदेश दिए थे। काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में गवाही दी गई। मामले की मुख्य गवाह पूनम चंद को हिरण शिकार मामले का चश्मदीद बताया जाता है। कोर्ट में पूनम चंद से जिरह पूरी हुई। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को जयपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्वराज संकल्प यात्रा की समाप्ति पर जयपुर में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खास तौर पर मोदी को बुलाया गया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए जिसको कांग्रेस का टिकट चाहिए उसे पहले 5 पन्नों का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। राहुल गांधी ने कैंडिडेट चुनने के लिए यह नया तरीका इजाद किया है। सही उम्मीदवारों को पहुंचाने के लिए यह तरीका अपनाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते रहने वाले नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वो ट्वीट करते रहते हैं। कभी देखे हैं ट्वीट का क्या मतलब होता है? ट्वीट का मतलब है ची ची चे चे करना। हम तो इंसान की बात समझ सकते हैं। ये सब जो नया दौर चला है, कुछ करना नहीं है, 50 कोई 2 4 5 10 20 सब कहीं छेचिया दी। बीजेपी जेडीयू के बीच गठबंधन टूटे हुए करीब 2.5 महीना हो चुका है, लेकिन सुशील मोदी का मीडिया को मेल उनके डिप्टी सीएम की ही मेल आईडी से आता है। इस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि अभी तक बीजेपी वालों का पद से मोह नहीं गया। बीजेपी में अरुण जेटली के बाद अब सरोज पांडे ने पीएम पद के उम्मीदवार का नाम बताने की मांग की है। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष सरोज पांडे ने भोपाल में कहा कि अब वक्त आ गया है कि पार्टी अपना नेता घोषित कर दे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसे एक सामान्य मुलाकात बताया गया है। येदियुरप्पा को हटाए जाने के बाद बीजेपी ने गौड़ा को ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया था। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। व्यापारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने आगरा पहुंचे शाह ने मनमोहन सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार कहा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने एक बार फिर यूपीए सरकार पर निशाना साधा। वीके सिंह ने कहा कि मनमोहन सरकार की खराब नीतियों की वजह से देश का बुरा हाल हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री से झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। सोरेन ने कहा कि जब बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहा है तो झारखंड का भी हक बनता है। उत्तराखंड आपदा में लापता हुए लोगों के परिजनों को उत्तराखंड सरकार डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगी। इस आपदा में लापता हुए करीब 5400 लोगों का कुछ पता नहीं चला। ऐसे में सरकार ने अभिनय मृतक मानने का फैसला किया है। देश को भोजन की गारंटी मिलने का रास्ता संसद से साफ हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी फूड सिक्योरिटी बिल पर मोहर लगा दी। सोमवार को काफी देर तक बिल पर चर्चा हुई, जिसके बाद रात में राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया। संसद के दोनों सदनों में से फूड सिक्योरिटी बिल पास होने के बाद अब इस पर राष्ट्रपति का दस्तखत होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साइन करते ही यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। फिर देश की करीब 1/3 आबादी को भोजन की गारंटी मिल जाएगी। सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट फूड सिक्योरिटी बिल के संसद से पास होने पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि संसद ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। मैं समझता हूं कि संसद ने अपने सबसे बड़े कर्तव्य का आज पालन किया है और सबको इसकी बहुत खुशी है। फूड सिक्योरिटी बिल तो राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला का कहना है कि बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां बिल को लटकाने में लगी हुई थी। फूड बिल एक रियलिटी बन गई, एक वास्तविकता बन गई है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ने इसको पास कर दिया। दुख की बात यह थी कि बीजेपी और लेफ्ट दोनों मिलके इसमें संशोधन करा के ये चाहते थे कि वापस लोकसभा में जाए, लेकिन उनका वो प्रयास जो है पूरी तरह विफल हो गया।
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो के हिसाब से मोटा अनाज मिलेगा। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, जौ आदि शामिल है। इस योजना के तहत परिवार के हर मेंबर को हर महीने 5 किलो राशन मिल सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे 82 करोड़ लोगों तक फायदा पहुंचेगा, जिसमें 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी शामिल है। योजना में महिलाओं और बच्चों का भी खास ख्याल रखा गया है। राशन कार्ड घर की महिला के नाम पर होगा। गर्भवती महिलाओं और 6 साल तक के बच्चों को मुफ्त भोजन मिल सकेगा। कानपुर में चोरी करते पकड़े जाने पर पिटाई के डर से एक युवक पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया, लेकिन भीड़ ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और सीढ़ियों के सहारे तार पर चढ़कर युवक की जमकर पिटाई की। दरअसल चोरी करता ये युवक जब पकड़ा गया तो भागकर हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया। जब इसे पकड़ने की कोशिश की जाती तो ये कूदने की धमकी देने लगता। गुस्साए लोगों ने पहले बिजली कटवाई और फिर तार पर चढ़कर युवक की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई में फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप करने वालों की एक और करतूत सामने आई है। एक लड़की ने पुलिस के सामने आकर बताया है कि 5 में से 3 आरोपियों ने उसके साथ भी गैंगरेप किया। पहले से ही बताया जा रहा था कि गैंगरेप के आरोपियों ने पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। कानपुर में 8 साल की एक मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची की मां ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक महिला से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां मतवाड़ा गांव में जंगल से बाइक पर गुजर रहे दंपति को बदमाशों ने घेर लिया, पति को पीटकर जख्मी कर दिया और महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवक ने एक तरफा प्यार में एक लड़की पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर बुरी तरह से पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में झड़प के बाद जमकर बवाल हुआ। झड़प के दौरान एक छात्र की जमकर पिटाई की गई थी, जिसके बाद छात्रों ने देर शाम जमकर हंगामा किया। यूपी में सीएम अखिलेश यादव के गांव सैफई में 2 छात्रों को इटावा में बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाशों ने जानलेवा हमले को लेकर छात्रों के दोस्त भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में 9वीं क्लास के एक छात्र हिमांशु की पीट कर हत्या कर दी गई। सड़क पर 2 लड़कों से हिमांशु की कहासुनी हुई, जिस पर लड़कों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में पुलिस ने एक और संदिग्ध का स्केच जारी किया है। अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाने वाले दाभोलकर की पुणे में 20 अगस्त को गोली मारकर हत्या की गई। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में कॉलेज के एक लाइब्रेरियन को कॉलेज मालिक के बेटे ने गोली मार दी। लाइब्रेरियन सत्येंद्र नाथ ने सैलरी के बकाये पैसे की मांग की थी, जिस पर उसे गोली मार दी गई। नोएडा में फैशन डिजाइनर लुबना की हत्या के आरोप में उसके बॉयफ्रेंड शहबाज को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। 1 हफ्ते पहले सेक्टर 27 के गेस्ट हाउस में फैशन डिजाइनर लुबना की लाश मिली थी। यूपी के बागपत में गाजियाबाद के एसपी सिटी के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ड्राइवर किशन पाल को रेलवे स्टेशन के पास गोली मारी गई। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर 4,20,000 रुपए के नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीती रात मुंबई के पवई इलाके में एक वाइन शॉप पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में दुकान के 3 कर्मचारी जख्मी हो गए। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और बाकी की तलाश चल रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में एक महिला इंजीनियर ने पंखे से लटक कर जान दे दी। दरअसल महिला के पति ने उसे इंटरनेट पर चैटिंग करने से मना किया था। हरियाणा के नरवाना में एक ऑल्टो कार नहर में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में लोग नक्सलियों से दहशत में हैं। नक्सली यहां सड़कों से गुजरने वाली हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। उन्होंने ड्राइवरों को चेतावनी दी है कि अगर बस में सुरक्षा बल का कोई भी जवान पाया गया तो बस को बम से उड़ा दिया जाएगा। बिहार के कटिहार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। लोगों का कहना है कि मंत्री जी मदद का भरोसा देने के बजाय पर्यटकों की तरह सैर करने पहुंचे थे। एशिया कप के फाइनल में मिली हार के बाद हॉकी टीम वतन लौट आई है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने विवादित पेनाल्टी कॉर्नर को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मलेशिया से लौटे खिलाड़ियों ने इंडिया न्यूज से बातचीत में रेफरल सिस्टम को जरूरी बताया। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी